हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज़ का पार्ट 32 लेकर। अभी तक टोटल 31 पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। देखिए, प्रीवियस वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें एक कन्फ्यूज़न मेरी तरफ से क्रिएट हो गया था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लेकर। मैंने बोला था 10 वर्ष के लिए स्कीम होती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है उसमें 10 वर्ष तक आपको पेंशन मिलती है। बाकी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 1 या 2 दिन में मैं स्कीम का मॉड्यूल अपलोड करने जा रहा हूँ। उसमें मैं कवर कर लूँगा पहले ही 1-2 वीडियो में, तो इसलिए मेरी वो कवर हो जाएगी। बात करते हैं ये जो खरीफ एग्रीकल्चर जो सॉविंग एरिया है उसके विषय में। आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट किया था कि सर खरीफ सॉविंग एरिया 21.20% क्या। देखिए, वीकली रिलीज़ करती है गवर्नमेंट जो है खरीफ सॉविंग एरिया यानी कल्टिवेटेड एरिया का डाटा वीकली रिलीज़ करती है। सपोज करिए 21 जुलाई को उसने रिलीज़ किया था, तब ये आपका डाटा 21% था एक्स्ट्रा। तो जब चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं तो गैप ज़्यादा होता है, लेकिन जब चीज़ें लास्ट में आती हैं तो गैप कम हो जाता है। सेम जैसे हमारी नाबार्ड की वीडियोस बहुत लापरवाही, बहुत स्लो चलते रहे, क्योंकि हमें पता था पता नहीं क्या एक अनसर्टिनिटी थी, कुछ भी हो सकता है। अब फिर भी जो है 2 या 3 दिन में वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो अगले 1-2 दिनों में शायद और स्पीड अप हो जाए, क्योंकि जब चीज़ें पास में आती हैं तो क्लैरिटी बढ़ती है। और अब बात करते हैं अगर खरीफ जो एग्रीकल्चर एरिया है, देखिए 28 अगस्त यानी कि 28 अगस्त को जो वीक का आपका समाप्त हुआ है, उस दौरान खरीफ एग्रीकल्चर एरिया 7.15% एक्स्ट्रा है लास्ट ईयर से। यानी कि 2019-20 के दौरान 100.99 मिलियन हेक्टेयर इतना हुआ था। आप हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से ऊपर निकल जाएगा, आप देखिएगा। तो 100.99 मिलियन हेक्टेयर हुआ था, जबकि 2020-21 के दौरान 108.22 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। आप यहाँ राइस का भी देख सकते हैं, पल्सेस का भी देख सकते हैं, कोर्स का, ऑयल सीड का, शुगर केन का, जूट का और कॉटन का। आप सबका देख लीजिए, फिगर यहाँ पे अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिए। तो 28 अगस्त को जो वीक समाप्त हुआ है उस दौरान खरीफ शोविंग एरिया यानी कल्टिवेटेड एरिया का जो इंक्रीज था 7.15% एक्स्ट्रा था। अगर हम इसको लाख हेक्टेयर में कन्वर्ट करें तो 1082.2 लाख हेक्टेयर हो जाए। खैर, ग्रुप स्टडी का यही फ़ायदा होता है कि मिस्टेक्स और कन्फ्यूज़न मिनिमम होते हैं। तो हम लोग वैसे भी ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी मैंने 20-22 मिस्टेक तो की ही होंगी, लेकिन आप लोगों ने लगभग सारी 95% कहीं ना कहीं करेक्ट करवा दी और मैंने उनको वापस रिपीट कर दिया। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फसाई द्वारा जारी किए गए सेकंड फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 में लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में किस स्टेट ने टॉप किया है? रिसेंटली फसाई ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेकंड एडिशन जारी किया फूड सेफ्टी इंडेक्स का 2019-20 के लिए। इसमें लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में गुजरात ने टॉप किया है। फसाई 2018 के फाइनेंशियल ईयर से ये फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी कर रहा है। इस बार सेकंड फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है, इसमें लार्जर स्टेट की कैटेगरी में गुजरात ने टॉप किया है, सेकंड आया है तमिलनाडु और थर्ड आया है महाराष्ट्र। ये हो गए लार्जर स्टेट्स आपके। उसके बाद जो स्मॉल स्टेट्स हैं उसमें गोवा जो है फर्स्ट प्लेस पे है और सेकंड प्लेस पे है आपका मणिपुर। लास्ट है आपका यूटी में आपका यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ टॉप पे है और दिल्ली सेकंड में है। ये हो गए आपके लार्जर स्टेट कैटेगरी या स्मॉल स्टेट कैटेगरी या यूटीज़ में टॉप किसने किया है। अब बात करते हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स की। फसाई द्वारा जारी किया जाता है, सेकंड एडिशन है ये। 5 पैरामीटर्स पर स्टेट्स में क्या फूड सेफ्टी है या फूड सिक्योरिटी है उसका एनालिसिस किया जाता है। आपको 5 पैरामीटर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, लेंदी हैं, आपसे एग्जाम में बहुत ही रेयरेस्ट है कि वो पूछेगा। ये फूड सेफ्टी इंडेक्स कब जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को होता है, उसी दिन ये आपका फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया फसाई द्वारा। इस बार जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था उसका थीम क्या था? फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस, ये था उसका थीम। आप फूड सेफ्टी डे को वर्ल्ड फूड डे से कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी खाद्य सुरक्षा दिवस ये होता है 7 जून को, जबकि विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे होता है आपका 16 अक्टूबर को, जिस दिन ILO की स्थापना होती। तो आप क्लियरिटी रखिएगा इसमें। फसाई की बात करें, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए 2006 में एक्ट पास हुआ था, उसी के तहत 2011 में ये बॉडी स्थापित की थी फूड की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और फूड सेक्टर का रेगुलेशन करने के लिए बॉडी स्थापित की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत आती है फसाई, आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा के चले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट सेक्टर बैंक में
जो ऑनरशिप होती है और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है उसको रिव्यू करने के लिए आरबीआई ने 5 मेंबर्स का इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है। 5 मेंबर का इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है। आपको बताना उसके चेयरमैन कौन होंगे। रिसेंटली आरबीआई ने पीके मोहंती कमेटी बनाई है ताकि प्राइवेट सेक्टर में जो ऑनरशिप है और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है उसका रिव्यू किया जा सके। अभी क्या होता है, आरबीआई जो है अपॉइंटमेंट कर देता है, थोड़ा बहुत रिकमेंडेशन होती है या फिर काफ़ी समय से काम कर रहे होते हैं उसके हिसाब से। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, बैंक बोर्ड ब्यूरो बना दिया गया है, ठीक है। उसी तरह आरबीआई ने एक पीके मोहंती कमेटी बनाई है। वो ये एनालिसिस करेगी कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाए, साथ ही साथ जो ऑनरशिप है वो कैसे डिसाइड की जाए प्राइवेट बैंक्स की। तो आप इतना याद रखिएगा, ये जो पीके मोहंती कमेटी है 5 मेंबर्स हैं इसमें, आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर यानी 30 सितंबर 2020 तक सबमिट कर देगा। खास बात क्या है, जो पीके मोहंती कमेटी है ये लाइसेंसिंग गाइडलाइंस पर भी रिकमेंडेशन देगा आरबीआई को। यह क्वेश्चन है, आरोग्य पथ पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया गया है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा। देखिए आरोग्य पथ ये हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है। मतलब ये कि जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिसिन है, उन सब की रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको आरोग्य पथ पोर्टल पर मिल जाएगी। देखिए सप्लाई हो गई है, आपके पास पहुंचा नहीं है, आप सबकी जानकारी आरोग्य पथ पोर्टल पर ले सकते हैं। रिसेंटली इसको CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है। आप देखिएगा जैसे आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स, ड्रग या PPE किट हुआ, आप सभी की रियल टाइम जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पे फंसे हुए हैं, आप तक पहुँचे क्यों नहीं है। आरोग्य पथ पोर्टल CSIR द्वारा लॉन्च किया गया है। नया क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट गैस ट्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च हुआ है जिसका नाम है IGX यानी इंडियन गैस एक्सचेंज। आपको बताना है 3 गैस हब हैं जो नेचुरल गैस के हब, उनसे प्रोड्यूस जो भी गैस होगी उसको इस गैस इंडेक्स पर ट्रेड किया जाएगा यानी ट्रेडिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी। आपको बताना है उन 3 गैस हब में से कौन शामिल नहीं है। तो दहेज शामिल है, हजीरा शामिल है, ये दोनों गुजरात में, यहाँ पे रखिएगा। काकीनाडा शामिल है, ये आंध्र प्रदेश में गैस फील्ड है। बाघाजन जो असम की है वो शामिल नहीं है। तो रिसेंटली IGX इंडिया का पहला गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 3 गैस हब से प्रोड्यूस होने वाली गैस की ट्रेडिंग की जाएगी। खास बात क्या है, जो आपका IGX है इस पर स्पॉट मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में दोनों तरीके से गैस की ट्रेडिंग की जाएगी। और स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट क्या होता है, देखिए स्पॉट मार्केट मतलब करंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं गैस के, उसके आधार पे बिजनेस किया जाएगा। फ्यूचर मार्केट तो ये आप लोगों ने सेबी वगैरह की प्रिपरेशन में पढ़ ही रखा होगा। फ्यूचर प्राइस पे डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या डेट डिसाइड कर लिया, आपको उस दिन कुछ भी रेट हो आपको बेचना है। तो दोनों तरीके से ट्रेडिंग की जाएगी गैस की। इंडिया का फर्स्ट गैस ट्रेडिंग इंडेक्स है IGX यानी इंडियन गैस एक्सचेंज। 3 गैस हब को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, दहेज, हजीरा जो कि गुजरात में है और काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो नेचुरल गैस की ट्रेडिंग के लिए बायर्स और ट्रेडर्स दोनों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPAI का सेक्रेटरिएट किस सिटी में स्थित होगा? तो GPAI अभी बहुत चर्चा में थी, फुल फॉर्म क्या है इसका, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसेंटली इंडिया ने GPAI के एक फाउंडिंग मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया है। इसका सेक्रेटरिएट पेरिस में होगा। क्यों? क्योंकि जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसी के हेडक्वार्टर में आपका GPAI का सेक्रेटरिएट स्थित होगा। फाउंडिंग मेंबर्स कई सारी कंट्रीज हैं लेकिन इंडिया ने भी ज्वाइन किया है तो इसलिए चर्चा में था। जो GPAI का मेन मकसद है, क्योंकि लास्ट में AI है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI का मेन मकसद है ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना जो ह्यूमैनिटी के लिए बेहतर हो, यानी ह्यूमन सेंट्रिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने पर फोकस किया जाएगा। इसीलिए GPAI ग्रुप बनाया गया है यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेक्रेटरिएट इसका OECD के हेडक्वार्टर यानी पेरिस में होगा, जबकि 2 एक्सपर्टीज सेंटर भी होंगे, एक तो आपका पेरिस में ही होगा और दूसरा होगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन को ऑब्जर्व किया जाता है 17 जून को। इस बार फिर से ऑब्जर्व किया गया UNCCD द्वारा। इसका थीम क्या था इस बार? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, ये था इस बार का थीम। देखिए 17 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये इन्फोर्स हुआ था या फिर स्थापित हुआ था तो 1995 में 17 जून को ही इन्फोर्स हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था या लागू हुआ था। हालांकि 1994 में UNCCD पास कर दिया गया था। थीम मैंने बता दिया आपको, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ा डिजर्टिफिकेशन के विषय में, क्योंकि रिसेंटली बहुत चर्चा में है
एक आप देखिएगा बॉन्ड चैलेंज। बॉन्ड कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड है। बॉन्ड चैलेंज मतलब इसमें कहा गया है 150 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को 2020 तक यानी 2020 तक रीस्टोर किया जाएगा। उसी के तहत यानी बॉन्ड चैलेंज के तहत ये भी कहा गया है कि 2030 तक यानी 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर 350 मिलियन डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर किया जाएगा। तो ये है बॉन्ड चैलेंज के दो क्राइटेरिया, एक है आपका 2020 तक और एक है आपका 2030 तक। दोनों हमने डिस्कस कर लिए। इंडिया का क्या डिसीजन है? इंडिया का डिसीजन है कि 2020 तक यानी 2020 तक हम 13 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेंगे और वहीं 2030 तक हम 8 मिलियन और यानी 13 + 8 21 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया मोबाइल पेमेंट मार्केट रिपोर्ट 2020 को किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जारी किसके द्वारा किया गया, आपको ये पता होना चाहिए। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, अमेरिका स्थित एक मार्केट फर्म है, उसके द्वारा इंडिया मोबाइल पेमेंट मार्केट रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसमें बताया गया है कि 2019 में जो मोबाइल और कार्ड के द्वारा ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो ATM से जो कैश विड्रॉल हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उससे ज़्यादा के ट्रांजेक्शन हम लोगों ने कर दिए हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किसके द्वारा किया गया है? गूगल पे के द्वारा, उसके बाद फ़ोन पे के द्वारा। ये दो मोबाइल ऐप हैं जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन किया गया है। लगभग 7 बिलियन रुपीज़ का ट्रांजेक्शन किया जा चुका है गूगल पे और फ़ोन पे द्वारा, जो कि टोटल वर्ल्ड का अगर ट्रांजेक्शन देख लें तो टोटल इंडिया का ट्रांजेक्शन देख लें तो लगभग 2/3 होता है। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, गूगल पे और फ़ोन पे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में बहुत आगे हैं और 2019 में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मोबाइल ऐप हैं और कार्ड ट्रांजेक्शन हैं उनका अमाउंट ATM कैश विड्रॉल से आगे हो गया है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को UNCTAD द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। UNCTAD ने 1991 में इस रिपोर्ट को जारी करना स्टार्ट किया था। उसके बाद से लगातार प्रत्येक वर्ष यानी एवरी ईयर ये जारी की जाती है। इसमें क्या होता है, FDI का जो लेटेस्ट फ्लो होता है यानी ट्रेंड होता है उसका एनालिसिस किया जाता है। इंडिया के विषय में पहले बात करते हैं। 2019 में इंडिया को $51 बिलियन कितना $51 बिलियन FDI प्राप्त हुआ है, जो कि लास्ट ईयर से 2018 से कितना अधिक है, लगभग $9 बिलियन अधिक है। 2018 में कितना प्राप्त हुआ था? $42 बिलियन। आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, लगभग 20 से 22% या 25% होगा। तो रिसेंटली इंडिया को 2019 में $51 बिलियन FDI मिला है। अगर बात करें कि कंट्री वाइज FDI रिसिपेंट की लिस्ट में इंडिया कौन से प्लेस पे है, तो 2019 में इंडिया जो है 9th प्लेस पे आ गया है। लास्ट टाइम यानी 2018 में कितना था? 12th प्लेस पे था। तो आप याद रखिएगा, UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार FDI रिसिपेंट की कैटेगरी में इंडिया 9th प्लेस पे है 2019 में। आप ग्लोबल सिनेरियो की अगर बात करें FDI फ्लो की, तो 2020 में जो ग्लोबल FDI फ्लो आया है वो आया नहीं है, आएगा। वो 2019 से 40% कम आएगा क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। ये कहा है इन्होंने अपनी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 में ग्लोबल FDI फ्लो कितना रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। $1.54 ट्रिलियन रहा, $1.54 ट्रिलियन। इससे 40% कम FDI फ्लो होगा ग्लोबली 2020 में। और कहा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में UNCTAD ने ये भी कहा है कि 2005 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि FDI फ्लो $1 ट्रिलियन से नीचे चला जाएगा। यानी 2020 में जो FDI फ्लो होगा वो $1 ट्रिलियन से नीचे चला ही जाएगा, क्योंकि 40% कम FDI फ्लो होगा 2019 का, तो $1 ट्रिलियन से नीचे चला जाएगा। ऐसा 2005 के बाद पहली बार होगा। UNCTAD ने ये रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। आप याद रखिएगा 1964 में स्थापना हुई थी। हालांकि ये स्थापना तो नहीं पूछेंगे, जिनेवा अगर पूछ सकते हैं तो पूछेंगे। आप बताना है EAG की प्लीनरी बैठक हुई थी 32nd, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के NIA ने और ED ने पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना है EAG किस ग्रुप का पार्ट है, तो EAG पार्ट है FATF का, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। EAG का फुल फॉर्म क्या है? यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये है EAG का फुल फॉर्म। रिसेंटली 32nd प्लीनरी सेशन हुआ है EAG ग्रुप का। डिस्कशन किया गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए, साथ ही साथ टेरर फाइनेंसिंग को कैसे रोका जाए। इंडिया को रिप्रेजेंट किया जो NIA के ऑफिसर थे और ED, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया।
EAZ, खास बात क्या है, FATF में कई सारे मेंबर हैं, लेकिन EAZ में 9 मेंबर ही हैं। यहाँ पे देखिएगा इंडिया भी EAZ का एक मेंबर है, और EAZ एक रीजनल बॉडी है जो FATF के एक एसोसिएट मेंबर के तौर पर स्थापित की गई। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यभामा पोर्टल को किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? सत्यभामा पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खनन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। सत्यभामा पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो आप फुल फॉर्म से समझ सकते हैं कि सत्यभामा पोर्टल का मेन मकसद क्या होगा। सत्यभामा पोर्टल का मेन मकसद है जो माइनिंग सेक्टर है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D को प्रमोट करना। सत्यभामा पोर्टल को NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स द्वारा डेवलप किया गया है। मेन पर्पज यही है, माइनिंग और मिनरल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। खास बात आप नोट कर लीजिएगा, जो सत्यभामा पोर्टल है इसको नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। NGO दर्पण पोर्टल में जो है कई सारे NGOs होते हैं, उनको गवर्नमेंट से लिंक किया गया है, तो NGO दर्पण पोर्टल से लिंक कर दिया जाएगा सत्यभामा पोर्टल को। तो आप इतना रखिएगा, ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है, जबकि NGO दर्पण नीति आयोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIPFP का नया चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? तो NIPFP मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसका नया चेयरमैन बनाया गया है उर्जित पटेल जी को। उर्जित पटेल ने किसको रिप्लेस किया है? तो विजय लक्ष्मण केलकर को रिप्लेस कर दिया है उर्जित पटेल ने। जो NIPFP है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये पब्लिक फाइनेंस पर पॉलिसी बनाने का और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन का काम करता है। न्यू दिल्ली में स्थित है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग कमीशन जब था तो उसने मिलकर इसको बनाया था, कई सारी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत कार्य करता है। इसका जो चेयरमैन होता है उसका टेन्योर होता है 4 ईयर्स, 4 वर्षों के लिए चेयरमैन अपॉइंट होता है। रिसेंटली उर्जित पटेल को इसको बना दिया गया है चेयरमैन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जो आपका NIPFP है, खास बात यह है कि 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, 1976 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम के लिए इंडिया को $750 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके द्वारा दिया गया है? तो रिसेंटली इंडिया को AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ने $750 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, यानी AIIB इसका सही जवाब होगा। AIIB और थोड़ा बहुत अमाउंट ADB भी देगा, लेकिन मोस्टली AIIB ने दिया है $750 मिलियन। पर्पस क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था। जो पुअर फैमिलीज हैं जिनकी जीविका यानी लाइवलीहुड कंडीशन खराब हो गई है कोविड-19 के कारण, तो उनको हेल्प करने के लिए ये फंड AIIB द्वारा दिया गया है। तो कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। जो पुअर फैमिलीज हैं, पुअर हाउस होल्ड हैं, कोविड-19 से लड़ने में उनकी हेल्प करना। जो आपका ये प्रोग्राम है इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा रन किया जाएगा, नहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। AIIB ने इसके लिए $750 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है, जिसमें ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी उसकी हेल्प की है। AIIB आप सबको पता है 2016 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। खास बात यह है कि 102 यानी 102 इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा नहीं। तो रिसेंटली कुछ समय पहले, काफ़ी टाइम हो गया, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी की थी 2020 के लिए। इस बार इंडिया की रैंक है 69th। इंडिया कभी भी टॉप 50 में नहीं आया है। एक तरफ हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतना फोकस कर रहे हैं कि टॉप 50 में लाना है, लेकिन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम लोग बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। वॉशिंगटन में स्थित है ये, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसी के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ समय पहले कहा था कि आप ऐसा एक फोरम बनाएं या फिर एक ऐसी कमेटी बनाएं जो ये एनालाइज कर सके कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया कैसे बेहतर रैंक हासिल करे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इस बार टॉप किसने किया है? तो आप देखिएगा, डेनमार्क ने टॉप किया है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को। सेकंड है नॉर्वे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जितनी भी कंट्रीज हैं उनको 8 पैरामीटर्स पर एनालिसिस किया था उनका। अब 8 पैरामीटर्स हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 पैरामीटर्स बहुत होते हैं। तो 8 पैरामीटर्स पे सारी कंट्रीज का एनालिसिस किया गया। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के हिसाब से काम होता है या नहीं, इस पे एनालिसिस किया गया है। 2020 में इंडिया की रैंक रही है 69 और डेनमार्क ने टॉप कर दिया है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का जो इंटरनेशनल योगा डे था ये कौन सा एडिशन था? तो 2020 में इंटरनेशनल योगा डे का 6th एडिशन ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया।
इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे था उसका थीम क्या था? थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। देखिए 2014 में यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पास किया था कि 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। तो पहली बार 2015 में मनाया गया, तो फर्स्ट 15 में हो गया, सेकंड 16 में, थर्ड 17 में। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6 योगा डे आपका 2020 में पड़ा। इस बार का थीम मैंने आपको बता दिया, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। खास बात क्या है, यूनेस्को ने 2016 में जो योगा है इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया था। इंटरनेशनल योगा डे को 21 जून ही क्यों सिलेक्ट किया गया? 21 जून इसलिए सिलेक्ट किया गया कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, 21 जून को उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा डे होता है, क्योंकि समर सॉल्स्टिस होता है, आप सभी को पता है, जिसको ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। यानी कि कर्क रेखा जो आपकी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उस पर 90 डिग्री पड़ता है आपका सूर्य। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा उसको मनाया जाता है आपका 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 2020 तक प्रत्येक एमपी को कितने गांवों का डेवलपमेंट करना है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 2020 तक प्रत्येक एमपी को 8 यानी 8 विलेजेस को डेवलप करना था, 8 विलेजेस को गोद लेना था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक सर्वे जारी किया, उसके तहत कहा गया है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना असमर्थ रही है, बेकार साबित हुई है, हालांकि कोई आउटपुट इसका नहीं रहा है। स्टार्टिंग में तो बड़ा हल्ला था कि चलो एक सांसद एक विलेज को गोद ले लेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इन्होंने बताया कि अभी तक 5 फेजेस हो चुके हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बताया कि अभी तक 5 फेजेस हो चुके हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के। टोटल 1855 विलेजेस को जो है गोद लिया गया डेवलप करने के लिए। खास बात क्या है, फिफ्थ फेज में तो सिर्फ 7 विलेजेस को सिलेक्ट किया गया, यानी 7 एमपीज ने सिर्फ विलेजेस सिलेक्ट किए। तो आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट है इन लोगों को विलेजेस का डेवलपमेंट करने में। हालांकि खुद का डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सांसद आदर्श ग्राम योजना को 11 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया था। 11 अक्टूबर ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत खास है, क्योंकि इस दिन जयप्रकाश नारायण जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया थी, इसीलिए 11 अक्टूबर सेलेक्ट किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 2019 तक प्रत्येक सांसद को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 गांव डेवलप करने थे, यानी 3 विलेजेस का डेवलपमेंट करना था। वहीं 2024 तक 8 विलेजेस का डेवलप करना था। अब लोकसभा है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो जाएगा, राज्यसभा वाला अपने स्टेट में सिलेक्ट कर सकता है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 2 क्राइटेरिया ये हैं, पहली बात तो आपका वो खुद का विलेज नहीं होना चाहिए, दूसरा ये आपके इन लॉज का विलेज नहीं होना चाहिए। तो ये हैं 2 क्राइटेरिया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो आपका एमपी लेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छी बात ये है, लेकिन कोई यूज़ करना ही नहीं चाहता, ठीक है। ग्राम पंचायत सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए जो है मेन इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। हालांकि सिलेक्शन तो आप जानती हैं लोकसभा खुद ही पर्सन करता है कि मुझे कौन सा करना है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी, बाकी मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीआई यानी डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली नीति आयोग ने डीटीआई प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। डीटीआई ने आईटीएफ के साथ मिलकर, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है उसका असेसमेंट किया जाएगा, साथ ही साथ फ्यूचर में इसको कैसे कम कर सकते हैं इस पर गवर्नमेंट को सजेशन दिया जाएगा। तो डीटीआई प्रोजेक्ट को, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को नीति आयोग ने आईटीएफ के साथ मिलकर लॉन्च कर दिया है। आईटीएफ के साथ क्यों लॉन्च किया है मिलकर? क्योंकि आईटीएफ ने ग्लोबली एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था DTEE, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये जो डीटीआई है ये DTEE का एक पार्ट है, तो इसीलिए आईटीएफ के साथ मिलकर नीति आयोग ने डीटीआई प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है। आईटीएफ की बात करें तो आईटीएफ OECD सिस्टम का एक पार्ट है, इसका मतलब इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही होगा। इंडिया 2008 से आईटीएफ का मेंबर है, लेकिन खास बात क्या है, देखिए इंडिया G5 का मेंबर है, इंडिया आपका FATF का मेंबर है, लेकिन इंडिया OECD का मेंबर नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा, OECD की बात करते हैं क्योंकि बहुत चर्चा में आया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट 1961 में स्थापना हुई थी। टोटल 37 मेंबर हैं, लेकिन इंडिया इसका पार्ट नहीं है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Z0 प्लान किस कंट्री द्वारा अनाउंस किया गया है? तो Z0 प्लान को अनाउंस किया गया है यूके गवर्नमेंट द्वारा। यूके गवर्नमेंट ने एविएशन सेक्टर में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए ये Z0 प्लान लॉन्च किया गया है। देखिए यूके गवर्नमेंट ने कहा था कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली इकोनॉमी बनना है। इसके लिए यूके गवर्नमेंट ने Z0
प्लान भी लॉन्च कर दिया है। एविएशन सेक्टर जो है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन का 2% एक्वायर करता है, यानी 2% ग्रीन हाउस गैस एमिशन एविएशन सेक्टर से होता है। अगर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके तहत कि अगर रोका नहीं गया आपके एविएशन सेक्टर के ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, तो 2050 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशन एविएशन सेक्टर में 300% बढ़ जाएगा। कितना? 300% बढ़ जाएगा। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफार्मा यानी रिपोर्ट है। तो रिसेंटली जेट जीरो प्लान यूके गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई है? सतत स्कीम को लॉन्च किया गया 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए सतत का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उनको डेवलप करना। मेन फोकस इसका CBG कंप्रेस्ड बायोगैस पे रहता है, लेकिन और क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इसके लिए भी काम करेगा। मेन लक्ष्य मैं बता देता हूँ आपको। सतत स्कीम का मेन पर्पस है 2023 तक यानी 2023 तक 5000 प्लांट से 15 MMT मिलियन मीट्रिक टन CBG का प्रोडक्शन करना। तो ये है मेन टारगेट। ऑल मार्केटिंग कंपनीज इसको इम्प्लीमेंट करेंगी किसी भी तरह के। देखिए ऑल मार्केटिंग कंपनीज क्या करेंगी? जो CBG मैन्युफैक्चर हो रही है उसको खरीदेंगी और बेचेंगी, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन का काम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया गया है। CBG आपका जो कंप्रेस्ड बायोगैस होता है उसमें 95% मीथेन होती है, आप हमेशा याद रखिएगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि जो CBG प्लांट बनते हैं उनको क्यों ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो फायदा मिल रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का बैंकों द्वारा, उस सेक्टर में ले आया जाए, ताकि CBG के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन दिया जा सके। अभी गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, इसलिए चर्चा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। पहली बार ये रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बताना है किसके द्वारा जारी की गई। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, पहली बार ऐसी कोई रिपोर्ट जारी की गई है। इंडियन रीजन पर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका असेसमेंट किया गया है। देखिए जो आपकी ये रिपोर्ट है इसको IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थित है, उसके द्वारा बनाया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया अगर वर्स्ट केस सिनारियो हुआ यानी सबसे खराब कंडीशन रही तो 2100 तक यानी 2100 तक इंडिया में जो सरफेस एयर है उसका टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। कितना? 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन रही या फिर इंटरमीडिएट कंडीशन रही इंटरमीडिएट रेंज की तो 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी दोनों क्राइटेरिया में हम प्राइवेट जो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है 2 डिग्री सेंटीग्रेड उसको तो हम पार कर ही लेंगे। तो आप देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग पर इंडिया का पहला असेसमेंट रिपोर्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा पब्लिश किया गया है और इसको प्रिपेयर किया है IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना को कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना 116 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई है। 116 में से एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? तो आप देखिएगा टोटल 27 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं 116 में से। ये जो 116 डिस्ट्रिक्ट हैं 6 स्टेट्स में हैं। आप 6 स्टेट्स नोट कर लीजिए, यूपी बिहार, राजस्थान MP और उड़ीसा झारखंड। ये 6 राज्य हैं जिनके 116 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया है। पर्पस क्या है? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं अपने घर आ रहे हैं, साथ ही साथ जो रूरल वर्कर्स हैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना। जो आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है आपको ये जरूर पता होना चाहिए। बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से तेलिहार विलेज है, तेलिहार TELIHAR तेलिहार विलेज है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। आप देखिएगा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर रूरल सिटीजन हैं उनको 125 डेज का काम दिए ही जाना है। टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए? 50,000 करोड़ का। 6 स्टेट के 116 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें चुना गया है। खास बात क्या है? 12 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है। टोटल 25 तरह के वर्क यानी कामों में लोगों को रोजगार दिया जाना है। तो आपने याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में तेलिहार विलेज से लॉन्च किया गया है 116 डिस्ट्रिक्ट के लिए। 12 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट का ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज की? तो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट को UNSCR ने रिलीज किया। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे यानी 20 जून को ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें क्या बताया गया कि इंटरनली और इंटरनेशनली कितने रेफ्यूजीज रहे 2019 में। तो 2019 की बात करते हैं। 2019 में ग्लोबली 80 मिलियन लोग फोर्सिबली डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी डिस्प्लेसमेंट का शिकार बनना पड़ा है 80 मिलियन लोगों को, 8 करोड़ लोगों को।
इन 80 मिलियन में से आपके 50% चिल्ड्रेन हैं। और ख़ास बात क्या है, जो 80 मिलियन है उनमें से 85% रिफ्यूज़ी जो हैं वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज से हैं। अगर बाइफर्केशन करें 80 मिलियन लोगों का तो 45.7 मिलियन यानी कि 4.5 करोड़ के आसपास लोग सिर्फ इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं, यानी एक ही कंट्री में डिस्प्लेस हुए हैं वहाँ से यहाँ। उसके बाद 26 मिलियन लोग क्रॉस बॉर्डर रिफ्यूजी हैं। सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी कहाँ से हैं, तो सीरिया में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी हैं। लेकिन आपको बताएं, इंटरनली डिस्प्लेस की बात करें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी हैं, मतलब कि इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप याद रखिएगा। UNHCR ने ये रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। UNHCR 1950 में स्थापना हुई थी, 1950 में। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, रिफ्यूजी कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन का पास हुआ था, तो 1951 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक, ये स्कीम लॉन्च की गई है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो मुख्यमंत्री श्रमिक ये अर्बन पुअर्स के लिए सेम मनरेगा जैसी स्कीम है, यानी जो प्रोविज़न मनरेगा में है सेम वैसे ही प्रोविज़न है। बस अंतर इतना है कि मनरेगा में जो भी वेज दी जा रही है इस स्टेट में, तो उससे 40% एक्स्ट्रा दी जाएगी। रिसेंटली मुख्यमंत्री श्रमिक स्कीम को झारखंड में लॉन्च किया गया है। अर्बन पुअर्स को जॉब देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, सेम मनरेगा जैसी है, सिर्फ वेज जो है 40% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो आप इतना रखिएगा, मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 100 डेज का आपको काम देना ही है। इससे पहले भी अर्बन पुअर्स के लिए केरल और उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च कर रखी है। हालांकि कई न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि झारखंड ने अर्बन पुअर्स के लिए पहली स्कीम लॉन्च की है मनरेगा जैसी। श्रमिक का फुल फॉर्म है, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन कवर करना पड़ा है। श्रमिक का फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार, ये है फुल फॉर्म, आप देख लीजिए, शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। झारखंड गवर्नमेंट द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है। इसके पहले रूरल पुअर्स के लिए कई सारी स्कीम लॉन्च कर दी गई है, बिरसा मुंडा वाली हम लोग पढ़ चुके हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो PPP परचेजिंग पावर पैरिटी क्राइटेरिया था उसको रिवाइज किया गया है 2017 बेसिस पे। पहले तो 2011-12 पे बेसिस पे था। वर्ल्ड बैंक द्वारा परचेजिंग पावर पैरिटी क्राइटेरिया को रिवाइज किया जाता है एक सर्टेन टेन्योर पे। तो आपको बताना है परचेजिंग पावर पैरिटी क्राइटेरिया के आधार पर वर्ल्ड इकोनॉमीज में इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया पिछली बार भी 3rd था, इस बार भी 3rd है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इंडिया 3rd प्लेस पे है, 1st पे है चाइना, 2nd है USA, 3rd है इंडिया। आप इतना रखिएगा। जो परचेजिंग पावर पैरिटी क्राइटेरिया रिवाइज किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के तहत, यानी इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम का ही एक पार्ट है, उसी के अंतर्गत ये परचेजिंग पावर पैरिटी को रिवाइज किया जाता है। हमारे यहाँ जैसे आपका CPI वगैरह इनका बेस ईयर चेंज किया जाता है, वैसे ग्लोबली परचेजिंग पावर पैरिटी भी काम करता है, आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे, जो इंडिया की इकॉनमी है वो ग्लोबल इकॉनमी का 6.7% पार्ट होल्ड करती है, तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। खास बात यह है कि जब परचेजिंग पावर पैरिटी क्राइटेरिया रिवाइज किया उसी दौरान वर्ल्ड बैंक ने यही बताया कि एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन के मामले में भी इंडिया 3rd प्लेस पे है वर्ल्ड में, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम पर भी इंडिया 3rd प्लेस पे है। तो चाहे वो एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन हो या फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, साथ ही साथ परचेसिंग पावर पैरिटी पे इकोनॉमी वाइज, इन तीनों में इंडिया 3rd प्लेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति 2.0 ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये युक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा। तो युक्ति 2.0 भी इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये है युक्ति का फुल फॉर्म। इसके तहत जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनको ये बोला गया है या टास्क दिया गया है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज या इनोवेशन डेवलप की जाए जो कोविड को कॉम्बैट करने में हेल्प करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, आप देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ी बीज फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है। तो आषाढ़ी बीज फेस्टिवल को गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहीं पर आषाढ़ी बीज फेस्टिवल मनाया जाता है। आषाढ़ी बीज को कच्छी न्यू ईयर यानी कच्छ के न्यू ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन क्या होता है, कच्छ में रेन यानी बारिश की बिगिनिंग होती है। आषाढ़ी बीज वाले दिन एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसको एक तरह से चेक किया जाता है और ये प्लानिंग की जाती है कौन सी फसल हम उसका कल्टीवेशन करें जो बेहतर हमें प्रोडक्टिविटी मिले। तो आषाढ़ी बीज फेस्टिवल गुजरात के कच्छ रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECLGS स्कीम के तहत कौन सी बैंक प्राइम लेंडर है। तो ECLGS यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके तहत प्राइम लेंडर है आपकी SBI। अच्छा, प्राइम बेनिफिशियरी स्टेट कौन है, महाराष्ट्र, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ECLGS स्कीम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आपसे होता है कोविड-19 क्राइसिस के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाना था आपका MSME सेक्टर को, उसी के लिए ECLGS स्कीम लॉन्च की थी।
CGTMSE इसके लिए गारंटी ले रहा है, आप सभी को पता है। सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया है SBI ने। टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक इसके लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है। प्राइवेट सेक्टर में HDFC टॉप पे है। बात करते हैं ECLGS स्कीम के तहत लोन डिस्पर्समेंट, यानी कितना डिस्पर्समेंट हुआ है। बता दूं 3 अगस्त तक का। देखिए डाटा तो ये 20 जून का था, लेकिन मैंने उसको अपडेट कर दिया, 3 अगस्त कर दिया। तो आप नोट कर लीजिएगा 3 अगस्त 2020 तक टोटल 1.37 लाख करोड़ का सैंक्शन हो चुका था लोन अमाउंट, जिसमें से 92,020 करोड़ का डिस्पर्समेंट भी हो चुका था आपके ECLGS स्कीम के तहत। तो आप देख रहे हैं इतना 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन देना था, जिसका अप्रूवल हो चुका था 1.37 लाख करोड़ का 3 अगस्त 2020 तक। अभी भी दिया जा रहा है, आपको पता ही है। ECLGS स्कीम में संशोधन ये किया गया है कि पहले MSMEs को ही लोन दिया जाता था, लेकिन अब इंडिविजुअल भी इससे लोन ले सकते हैं। तो आप ये जरूर क्या देखिएगा, जैसे नाबार्ड के एग्जाम में स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिविजुअल और MSMEs दोनों, यानी कंपनीज और इंडिविजुअल दोनों लोन ले सकते हैं, तो आपको लगे कि नहीं इंडिविजुअल नहीं ले सकते, तो वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत कितने इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का फैसला लिया है। तो रिसेंटली कैबिनेट ने AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को सेटअप करने का अप्रूवल दे दिया है। इसके तहत 15,000 करोड़, कितना 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो आप देखिएगा लगभग 15,000 करोड़ का AHIDF फंड इस्टेब्लिश किया गया है। देखिए ये बिल्कुल स्टार्टिंग का डाटा मेरे को मिला था, अगर कुछ भी अब चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा अगली 1-2 वीडियो में। इससे पहले आपको याद होगा DIDF स्थापित किया गया था। DIDF मतलब डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये 10,000 करोड़ का फंड था। लेकिन AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये 15,000 करोड़ के आसपास का फंड है। जो AHIDF है इसका यूज जो आपका डेयरी सेक्टर है, मीट प्रोसेसिंग है, एनिमल फीड प्लांट है, इनको सेटअप करने में और इनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में यूज किया जाएगा। तो 15,000 करोड़ का AHIDF फंड अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट द्वारा, आप याद रखिएगा। जल्दी मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।